हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक, रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो आप सभी लोगों को पता ही है कि आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर देखने को मिलने वाले थे। हमेशा की फॉर्मेलिटी के हिसाब से नंबर इनके फ्राइडे के दिन ही आते हैं एंड मार्केट क्लोज हो जाने के बाद ही आते हैं। सो आज भी फ्राइडे है, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद ही इनके नंबर आए हैं। तो मंडे के दिन बाजार को इनके नंबर कैसे लगे, उसका रिएक्शन हम लोग को जरूर देखने को मिल जाएगा। सो काफ़ी हैवी वेट स्टॉक देखने को मिल जाता है। 21 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। एंड यूजुअली अगर देखा गया 5 साल का डेटा के हिसाब से भाई, कि आपने एटलीस्ट डबल के हिसाब से परफॉर्मेंस देना चाहिए, बट स्टिल आप देख सकते हो अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने जरूर यहाँ पे दिया है। काफ़ी स्लो चलता है, चार्ट पैटर्न देखकर ऐसा लगेगा नहीं, बट आप देख सकते हैं धीमे धीमे करके ही चलता है, ठीक है। सो अभी रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर कैसे रहे उसको हम लोग फटाफट ओवरव्यू करने की कोशिश करेंगे। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग ऊपर से अगर मैं बात करूँ तो चलिए नंबर ओपन करके बात करते हैं। देखिए फिगर्स इन करोड़ में देखने को मिल रहे, कंसोलिडेटेड नंबर है, ठीक है दोस्तों। जरूर आप लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ने की आदत यहाँ पे लगानी चाहिए, ठीक है। थोड़ा ऊपर ऊपर से देखना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। फाइन। सो आप देख सकते हैं जून मार्च जून का सीक्वेंस है, थोड़ा स्पीड फास्ट ही रखेंगे। सो इनकम की बात करें तो कितना है भाई, इस वक्त का 2,40,200 करोड़ का इनकम है 3 महीने का। 3 महीने पहले कितना था, 2,45,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, और 1 साल पहले 2,14,000 करोड़। तो सालाना इनकम बढ़ा है, क्वार्टरली थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है भाई। देन अगर हम लोग बात करेंगे इतना कमाने के लिए कितना खर्चा किया आपने वो भी बताओ। तो टोटल एक्सपेंस है 2,16,000 करोड़, 2,17,000, 1,90,000। तो इनकम से एक्सपेंस हटेंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस, अभी लॉस की तो कोई गुंजाइश है नहीं भाई, रिलायंस इंडस्ट्री है। प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है, तो प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट का वो है, मतलब टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट है 23,234 करोड़। यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग 3 महीने पहले 27,000 करोड़ के रेंज में था, और 1 साल पहले 24,000 करोड़ के रेंज में था। मतलब सालाना एंड क्वार्टरली जो बिना किसी एडजस्टमेंट वाला जो प्रॉफिट है, उसमें हम लोग को दोनों तरफ से गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी इसके बाद एडजस्टमेंट स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। वो भी तो वैसे भी देखा गया तो इनफ्लो आउटफ्लो ही रहता है टैक्स की, अगर हम लोग बात करें तो। एंड सब कुछ टैक्स बिक्स कट करने के बाद फाइनल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 17,445 करोड़, जो कि 3 महीने पहले था 21,000 करोड़, एंड 1 साल पहले था लगभग 18,258 करोड़। सो क्वार्टरली अच्छी खासी गिरावट नजर आ रही है। देन उसी के साथ साथ ईयरली भी देखा गया तो अच्छी खासी गिरावट ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, अगर हम लोग NPAT की बात करें तो, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते जो नेट प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल जाता है, अगर हम लोग इसको एज अ ओनर्स ऑफ द कंपनीज के हिसाब से अगर फाइनली चेक किया जाए, ठीक है, जो एट्रीब्यूट होता है उनको, तो फाइनली ओनर्स मतलब ये जो इक्विटी शेयर होल्डर हम लोगों की अगर हम लोग बात करें तो 15,138 करोड़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। पिछले 3 महीने पहले था 18,951, एंड साल भर पहले था 16,000। तो 16,000 का 15,000 हो गया, 18,951 का 15,000 हो गया। सो हम लोग ओवरऑल कह सकते हैं ईयरली क्वार्टरली दोनों तरफ से हम लोग को कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे प्रॉफिट के हिसाब से गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। प्रॉफिट तो कमाया भाई, 15,000 करोड़ कमाया है, ठीक है, अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के ही हिसाब से सिर्फ बात करें तो, ठीक है। बट हाँ, जो अर्लियर जो स्टेज था क्वार्टरली ईयरली, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नज़र यहाँ पे आ रहा था, वहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर आप नेट प्रॉफिट को नॉर्मली पकड़ कर चलोगे तो EPS को भी आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। मैं अर्निंग्स आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है। 22.37 इस वक्त का EPS है। 3 महीने पहले 28 था, तो 28 से 22 आ गया, तो गिरावट है। साल भर पहले 23.66 था, हाँ से भी 22 के रेंज में आ गया। मतलब क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे अर्निंग्स में भी यहाँ पे गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते मतलब हम कह सकते हैं कि इतना कोई सुपर डुपर परफॉर्मेंस नहीं रहा। बहुत बड़ा प्लेयर है, और बड़े प्लेयर के हिसाब से यूजुअली एक्सपेक्टेशन रहते कि अच्छा ही रहे करके, बट इस वक्त की बात करें तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस तो देखने को नहीं मिला है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस उसको भी आप देख सकते हो। तो इनका O2C का बिजनेस वो मेन बिजनेस है, 157 का हम लोग को यहाँ पे इनकम देखने को मिल रहा है। 142 था, 133। तो चलिए O2C बिजनेस तो अच्छा ही कर रहा है। देन उसके बाद ऑयल एंड गैस की बात करेंगे तो वो कितना है, 6,000 करोड़, 6,500, 4,600। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्वार्टरली थोड़ा सा डाउनफॉल है, ईयरली अच्छा ही है। रिटेल के बिजनेस की बात करें 75,630 करोड़, बाप रे बाप क्या इनकम है देखिए। और 3 महीने पहले था 76,000 करोड़, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, बट फ्लैटिश डाउन है। सालाना 69 था, जो अभी 75 हो चुका है। तो चलिए अच्छी बात है, रिटेल के बिजनेस को हम लोग थोड़ा सा उस कैटेगरी में देख ही लेते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग को क्वार्टर्स देखने को मिलते हैं उस हिसाब से सेलिंग कभी हो जाती है। डिजिटल सर्विस की बात करें मतलब जियो की
470 करोड़, 34,741, 32,000। मतलब जियो में तो भाई क्वार्टरली ईयरली जंप ही देखने को मिल रहा है और उसी को मेंटेन करने के लिए रेट्स भी बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, जो आने वाले क्वार्टर में भी हम लोग को एड ऑन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड बाकी अदर की बात करें 12, 30 और 17 के आसपास। तो ठीक है दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर्स को तो हम लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया है। क्वार्टरली ईयरली हम लोग को प्रॉफिट में गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेट प्रॉफिट की भी बात करें डायरेक्टली या फिर इक्विटी से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट हो जाता है नेट प्रॉफिट, वहाँ पे भी हम लोग को सेम पिक्चर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कितना रेवेन्यू जंप किया है, रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जंप किया है, बट प्रॉफिट में हम लोग को 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस ड्रॉप जरूर देखने को मिल रहा है। एंड मार्जिन्स की भी अगर हम लोग बात करें 120 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये जो बड़े कंपनीज है इनका एवरेज परफॉर्मेंस होता है उसी के हिसाब से चलते हैं। इसमें कोई बहुत एकदम ही चमत्कारी चीज़ें देखने के चांसेस कम होते हैं अनटिल एंड अनलेस से कोई फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में एंटर कर ले, ठीक है, तभी जाके हम कह सकते हैं कि इनका प्रॉफिट में बहुत बड़ा कुछ बदलाव हो जाए करके, ठीक है। तो सोमवार के दिन देखने वाली बात होगी कि रिलायंस के नंबर के प्रति बाजार का रिएक्शन क्या होता है। चांसेस रहेंगे कि शायद से थोड़ा सा नाराजगी देखने को मिले, बट फिर भी ये एक अनुमान हो गया। एक्चुअल में क्या होता है वो तो सोमवार को ही पता चल जाएगा। देन हम लोग इंतजार कर रहे थे दोस्तों कि अमेरिकन बाजार खुलेगा 7 बजे, जैसे खुलता है वैसे तो खुल ही गया। एंड इस चीज़ के चलते बहुत सारे जो हम लोगों के डाउट्स थे वो सॉल्व होते हुए देखने को मिल रहे हैं। विप्रो के नंबर जैसे कि आपको बताया था बहुत ही खराब देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। शॉकिंग था बिकॉज कंपनी की अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें बुरी तरीके से रेवेन्यू मिस हुए थे, बहुत ही बुरी तरीके से, एंड एस्टिमेट मिस किया तो उसी का खामियाजा आप देख सकते हो। 11%, 11.5% विप्रो का एडीआर हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो प्रॉफिट तो जंप किया बट एक्सपेंस को कम करके किया। सो ये एक सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इस चीज़ के चलते मंडे के दिन शायद से विप्रो का भी शेयर में गिरावट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि सेम ही तो है दोनों के बिजनेसेस की अगर हम लोग बात करें तो एक बुरी खबर जरूर विप्रो के शेयर होल्डर के लिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन बात करेंगे जैसे आज के दिन गिरावट देखने को मिले, काफ़ी सवाल आना स्टार्ट हो गए, सर एचएल के शेयर को क्या हुआ, अरे क्या हुआ, मतलब स्टॉक में तेजी है मंदी है। आज के दिन बाजार करेक्ट हुआ तो करेक्ट होगा, गिरेगा तो भाई हर किसी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हो ही जाती है, तो ये चीज़ें रहेगी। और जिन स्टॉक्स ने इतना अच्छा रिटर्न कमा के दिया है वहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग के ज़्यादा चांसेस बनते हैं, जैसे कि देख सकते हैं साल में 150%, 5 साल में 3200% के रिटर्न है भाई। तो ऐसे स्टॉक्स यही होते हैं कि जहाँ पे मार्केट में अगर इस प्रकार का कुछ भी अगर लाल निशान बड़ा देखने को अगर मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली इनमें प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनटिल एंड अनलेस कोई खबर निकल कर आ जाए तो डिफरेंट स्टोरी। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप प्राइसिंग के ऊपर फोकस रखोगे, ठीक है, रिटर्न्स के ऊपर फोकस रखोगे, जो मैं चीज़ें रोज प्रवचन आपको देता हूँ याद रखना भाई, आपका मार्केट में टिकना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी लोग आप कमेंट सेक्शन में देख भी सकते हो पैनिक होना उनका स्टार्ट हो चुका है। इतनी सी गिरावट से कुछ भी नहीं थी, इसको मतलब बोलते हैं ना, इसको गिरावट बोलना भी शर्म की बात है, ठीक है, कुछ भी नहीं था। बट ये इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो कॉन्फिडेंट कौन रहता है भाई, जो बिजनेस को देखकर निवेश करता है भाई वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है, ठीक है। और जो बिजनेस को छोड़कर दुनिया भर की चीज़ें देखकर निवेश करेगा भाई उसका आज नहीं तो कल तो भाई टेंशन तो यहाँ पे होनी तय है, ठीक है। फिर वो दुनिया भर की चीज़ों को ब्लेम करेगा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। बाजार कई सालों से ऐसा ही चल रहा है और मार्केट को भी पता है भाई कि किन लोगों को मार्केट में टिका के रखना है करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया तो इसी चीज़ के चलते गिरावट और ये बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को यहाँ पे मिले। अभी हम लोग उन्हीं के ऊपर जरूर आएंगे। TTML की अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड सवाल स्टार्ट हो चुके हैं वापस, अगेन वही मिस्टेक, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाग रहा है इसलिए सवाल पूछ रहे भाई। अगर आपको लगता है आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो भाई, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता और ना ही मैं देता हूँ, ठीक है। बट ये सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, जो भाग रहा है उससे रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट कर दो भाई। बिजनेस देखना यहाँ पे होता है, ठीक है। जहाँ पे मुझे बिजनेस अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, मैं जस्ट एक ऊपर से ओवरव्यू करके छोड़ देता हूँ। उसको खरीदना है तो अच्छे कंपनीज को, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज को खरीदता हूँ। जब भी BSNL से रिलेटेड कोई भी खबर आ जाती है तो ये स्टॉक्स में हम लोग को थोड़े बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होते हुए देखने को मिल जाते हैं सेंटीमेंट के चलते। देन MTNL भी आप देख सकते हैं इसी चीज़ के चलते हम लोग को ऐसा ही परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट ये एक टाइमिंग तक ही चीज़ें रहती है, एक बार टाइमिंग खत्म फिर उसके बाद जो गिरावट स्टार्ट, फिर जिसका टाइमिंग मिस हुआ तो फिर वो रोना स्टार्ट यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे, अच्छा RVNL को मैं ऑलरेडी कवर यहाँ पे किया था, 2 खबरें तो हम लोगों ने देख ली, इजराइल से रिलेटेड देख ली, ठीक है। उसी के साथ साथ जो केस से रिलेटेड जो मैटर था वो भी इनके पक्ष में आ गया। आर्बिट्रेज की अगर हम लोग बात करें तो उसका भी फायदा इनको होगा। और एक खबर यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिले, मतलब अपडेट ही है भाई, कि शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा सामने आया जहाँ पे बताया जा रहा है कि LIC म्यूचुअल फंड FIS की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। एंड 20 लाख से अधिक अभी रिटेल शेयर होल्डर के पोर्टफोलियो में हम लोगों को RVNL का शेयर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करोगे जून मंथ का तो आप देख सकते हो यहाँ पे FIS ने हिस्सा बढ़ चुका है, DIS ने हिस्सा भी यहाँ पे बढ़ चुका है, ठीक है। एंड पब्लिक की बात करोगे, नंबर ऑफ शेयर होल्डर 20 लाख से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट अभी 21 लाख के करीब पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। FIS खरीदे, DIS खरीदे, अगेन सेम चीज़,
इससे हम लोगों को ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ली, बट हमेशा याद रखना बी इज इक्वल टू बी। अगर आपको बिजनेस पसंद है तो उस हिसाब से आप लोगों ने एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किसी भी स्टॉक में जाना है कि नहीं जाना है उसका विचार करना होता है। बाकी दुनिया भर की चीज़ें आपको टेम्पररी रिलीफ ज़रूर देगी। जिस वक्त मार्केट आपका एग्जाम लेना स्टार्ट करेगा तो फिर पता चल जाएगा कि मतलब बोलते हैं ना कि होल्ड करना मतलब एंड आगे क्या करना, ब्लैकआउट हो जाते हैं लोग, समझ में ही नहीं आता उनको। तो इन चीज़ों से अगर आपको बचना है तो ये बोरिंग काम तो आपको यहाँ पे करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन है ही नहीं। देन बात करेंगे दोस्तों एनएचपीसी की बात करें, इससे सारे सवाल स्टार्ट हो चुके हैं। एनएचपीसी सर यहाँ पे क्यों गिर रहा है करके, तो बाजार गिरेगा तो ये भी गिरेंगे भाई, ऐसी कोई बड़ी बात यहाँ पे है नहीं, ठीक है। और जो जितना तेज होता है भाई उसमें सबसे ज़्यादा करेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। टाटा पावर से रिलेटेड भी सेम सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, येस बैंक से रिलेटेड भी सेम सवाल पूछा जा रहा है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मार्केट गिरेगा तो हर किसी स्टॉक में हम लोग को इस प्रकार की गिरावट देखने को यूजुअली यहाँ पे मिल ही जाती है। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि गिरावट कभी भी ऐसा बात नहीं होती है कि दी एंड करके, बट किस कंपनी के लिए कंडीशन, भाई यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई किसके लिए, हाँ जिसके बिजनेस में दम है। हाँ जिसके बिजनेस में दम नहीं है भाई, ठीक है, तो फिर वो बाजार के साथ मतलब क्या होता है कि तेजी है तो वो भी भागते ऐसे ही, और जैसे ही यहाँ पे बाजार गिरता है वो भी गिरते हैं। बट बाजार जब रिकवर करेगा उन स्टॉक्स में रिकवरी नहीं आती। कौन से स्टॉक में, जिनके अर्निंग्स नहीं होते, जिनके प्रॉफिट्स नहीं होते, जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए सारी पूरी मतलब बोलते हैं ना, नदियाँ आकर मिल जाती है समंदर को, और अल्टीमेटली वो समंदर कुछ नहीं, बिजनेस ही है, जो मैं आपको बार बार यहाँ पे बताते रहता हूँ। सो अगर आप समझते हो कि भाई इस कंपनी का बिजनेस अगर भविष्य में अच्छा कर सकता है, लॉन्ग टर्म में देखा गया तो ये बिजनेस काफ़ी बड़ा बनेगा और भी अच्छा परफॉर्मेंस ये कंपनी यहाँ पे देगी, तो उस हिसाब से आप उन कंपनीज को फिल्टर करके आप डिसीजन ले सकते हो जाना है कि नहीं। बाकी अगर आप प्राइस देखोगे, ये तेज़ हो रहा है तो सवाल पूछ लिया, वो तेज़ हो रहा है तो सवाल पूछ लिया, एंड उन स्टॉक्स में अगर आप ब्लाइंडली ऐसे एंटर करना अगर स्टार्ट कर दोगे तो फिर काफ़ी मुश्किलें आप लोगों को भविष्य में यहाँ पे झेलनी पड़ सकती है। सो ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। एंड टुमारो की बात करें, कल के दिन की बात करें, तो आप लोगों को फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो ज़रूर इस चैनल को भी कल सुबह यहाँ पे विजिट आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। सब्सक्राइब करके रख लेगा, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली फिर मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो बाय बाय।